हेलो, वेलकम टू ज़रा हटके। आपने देख ही लिया होगा कि कंटेनर से शुरू होने वाला सफ़र अब कहाँ आ गया है। जब सदर साहब ने प्रेस गैलरी की तरफ आज देखा जॉइंट सेशन के अपने ख़िताब के दौरान, तो उन्हें प्रेस गैलरी में कोई नज़र नहीं आया। वजह ये नहीं थी कि सहाफ़ी नहीं आए, वजह ये थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए। और उसकी वजह यह है कि सहाफ़ी जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो मुतनाज़ा कानून है PMDA यानी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थे। कल रात से वो वहाँ धरना दिए हुए बैठे हुए थे और आज जो है वहाँ पर बहुत से लोग आए। अपोजिशन जमातें, बिल्कुल उन्होंने आना ही था, ज़ाहिर है हुकूमत के ख़िलाफ़ था। तो बहरहाल सहाफ़ियों ने वहाँ एहतजाज किया और ये कहा कि जनाब ये हो क्या रहा है। मगर उन्होंने कहा हुकूमत ने, और फवाद चौधरी की मैं ट्वीट देख रहा हूँ सुबह की, उन्होंने कहा जी चंद मीडिया मालिकान फेक न्यूज़ को अपना हक़ करार दे रहे हैं और अपने मुलाजमीन को कह रहे हैं कि तनख्वाह के साथ बोनस भी लें और सड़क पर नज़र आएँ। आम मीडिया वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ भारी जुर्माना, ये कानूनी सहाफ़त के कैसे ख़िलाफ़ है? झूठी खबर कैसे बुनियादी हक हो सकता है? यार ये पहले तो अपने मालिकान से हमें कहना चाहिए कि यार हमारा नहीं, मालिकान ने आपको कहा है कि आज से अपनी जितनी चाय पीनी है मुफ्त में आप पी सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपके भाई के हाथ में। नहीं, हमें तो ये ऑफर भी हुई है कि जो नया करोला का मॉडल आ रहा है जो अभी आ जाएगा 2-3 महीने में, वो भी ले लें। मुझे तो प्रोटॉन ऑफर हुई है, आप तो सस्ते में बिक गए यार। 3-4 लाख का इजाफा है। फिर वो कह रहे हैं कि जो आप घर का किराया दे रहे हैं वो भी 100% हमसे ले ले। कोई इस तरह की बातें फवाद चौधरी तक पहुंची। देखिए अब इस पर आते हैं अभी। हाँ। 2 मिनट में, इस पर काफ़ी बात हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल ये तंज और मज़ाक का सहारा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप हमें नहीं, मैं क्या सर सुन लिया करें ना सर। हम जब सही देखिए, सबसे पहले तो मैं हुकूमत को एक नहीं दो सल्यूट यूँ बार देना चाह रहा हूँ। यूँ हुकूमत ने जो वादा किया था वो उस पर पूरे आए हैं उसके ऊपर। और वादा ये था कि हम इस पर कंसेंसस बनाएंगे। कंसेंसस बना हुआ है 100% खिलाफ। ठीक है, इतना खिलाफ कि वो एंकर और सहाफ़ी हज़रात जो दिन रात कसीदे पढ़े होते हैं हुकूमत के, उनका हक है बिल्कुल पढ़ें, वो भी इसके खिलाफ है। अच्छा, वजह क्यों है? वजह भी अगेन अब मुझे थोड़ा सा वो अमेरिका की और तालिबान की जंग लड़ रही है कि आप अपने आप को ही हरा रहे होते हो ना। क्योंकि एक तरीका है हर एक चीज़ को, चाहे वो ये PMDA हो, ठीक है, या वो SNC हो, सिंगल नेशनल करिकुलम, या EVM हो, बड़ी एक्रोनिम्स का हमें बड़ा शौक है ना हर एक चीज़ में। जहाँ आपको निश्तर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हथौड़े की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप क्या करते हैं? आप बुलडोज़र लाते हैं। और जब हाथ में हथौड़ा हो तो हर मसला कील है सर। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और अगर उस तरह हो, नहीं उस तरह है ही नहीं ना सर। छोड़ दो ना यार ये। हाँ, वो डिपेंड करता है कि किसके हाथ में। सॉरी, आप समझ गया मैं। नहीं, अब वो सियाने हैं। अब उस तरह उस तरह से उस तरह ना। हाँ, नहीं, उस तरह को लॉक कर दिया कि सर ये आपकी बस की बात ही नहीं है। हर एक चीज़ को बुलडोज करना है, हर एक चीज़ को बुलडोज करना है। जब किसी ने थोड़ी सी भी इसके ऊपर तनकीद की कि सर शायद इसको यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, तो आप क्या हैं? आप माफिया हैं। ठीक है, जैसे हाल में डॉक्टर मुराद राज साहब ने जब ये SNC के ऊपर भी ट्वीट कर रहे थे कि जी ये जो माफियाज हैं इसके खिलाफ हैं, बीच में वालिदैन आते हैं, तालिब इल्म आते हैं कि जी आज से हम भी माफिया हैं। अच्छा, अगर माफिया नहीं है तो फिर आप बिके हुए हैं, ज़रूर करप्ट हैं। अगर करप्ट नहीं है तो कम अज़ कम आप में बायस तो ज़रूर है। और अक्सर ज़िंदगी में हमने देखा है कि जब किसी भी शख्स की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब आपकी नीयत खुद साफ़ नहीं होती ना, तो आपको हर एक बंदे की नीयत पर शक पड़ता है कि ज़रूर ये बंदा मेरे से हैंड कर रहा है, क्योंकि आपकी आदत है, आप लोगों से जनरली हैंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो बात की फेक न्यूज़ की, ये एक बड़ी क्लासिक तरीका है और इसको हम कहते हैं सवाल गंदम जवाब चना टेक्निक। और ये हमने माजी में भी देखा है। जैसे आपको याद है जब फवाद चौधरी साहब ही, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं उसकी हमारे, अब्सा कोमल के शो पर आए हैं, उनका जवाब तो वायरल हुआ। अच्छा, जवाब के ऊपर एनालिसिस हुआ कि क्या ये गलत है, फिर ये क्या होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले सवाल तो सुने, जिस सवाल का जवाब आया पहले वो सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। इस सिचुएशन में जो रिसेंटली सहाफ़ियों के ऊपर अटैक्स हुए उसके बाद ये हेडलाइंस बनी है, तो बतौर वज़ीर इत्तलात आप हमें क्या बताएंगे उसके ऊपर? हुकूमत के लिए या आपके लिए बतौर वज़ीर इत्तलात ये कितना बड़ा कंसर्न है कि कम अज़ कम वफाकी दारुल हुकूमत में 3 वाक़यात हुए जिनके मुल्ज़िमान के करीब भी अभी तक नहीं पहुँच सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो थ्योरी अनफॉर्चुनेटली जिसमें आपका इदारे का अखबार जो है वो बड़ा एक्टिवली शामिल होता है,
ये एक उस बैनुल-अक़वामी लेज़िस फेरे साजिश का हिस्सा है जो पाकिस्तान के खिलाफ होता है। यानी एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए जिसमें इंटरनेशनल रेगुलेशंस को एक्टिवेट किया जा सके पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, सवाल पूछा गया, लेसेस फेयर इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब वो फ्री मार्केट्स ये वो यहाँ पर फिट नहीं आता। आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर ही कह देते नहीं, फिफ्थ जनरेशन, अच्छा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे भी आते हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि गलती में आपने कह दिया या ऐसे कुछ, ये क्लियर डिस्ट्रैक्शन होती है। ये ट्वीट भी एक क्लियर डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जी क्या आप, फिर आ जाते हैं 5G वॉर पे, ठीक है, कि क्या आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप, अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि जो 5G वॉर है जो बिल्कुल सच है, ठीक है, ये कौन आप पर ये जंग मुसल्लत कर रहा है? ये तो इंडिया और इंडिया की नेटवर्क्स हैं। अच्छा, जब वो खबरें आती हैं उसको डीबंक कौन करता है सर? हाँ, 50 सालों में, आई एम सॉरी अपना मुंह मिठू भी बनना पड़ता है कभी कभी, 50 सालों में जितना काम पीटीवी ने इस पे किया है, मेरा ख्याल है कि हमने पिछले 6 महीनों में किया होगा सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, इसको आप उसके साथ लिंक करते हैं ताकि सारी चीज फिर ये बेसिकली जनरल ज़िया वाले रेफरेंडम का सवाल है वही है कि क्या आपको इस्लाम चाहिए, उसी तरह क्या आपको फेक न्यूज़ जो है वो चाहिए है। अब जाहिर कौन कहेगा जनरल ज़ियाउल हक और इस्लाम चाहिए? हाँ वही तो मतलब यार मेरा ख्याल है कि हम मुजरिम तो हैं मीडिया वाले, इसलिए कि मैं फवाद चौधरी के साथ हूँ, हम फेक न्यूज़ फैलाते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद होगा एक साहब थे कंटेनर पे चढ़ के दोपहर में भी तकरीर किया करते थे, खाली मैदान में कुर्सियों से खिताब करते थे। उन्होंने मुसलसल बात की थी 35 पंक्चर की, हैं। बाद में जो ट्रिब्यूनल था उसने ही कहा कि यार कौन से 35 पंक्चर, तो इन साहब ने कहा कि जी हमारा काम तो है इल्ज़ाम लगाना, छानबीन करना हुकूमत का काम है। हमने खुशू खुजू के साथ उस फेक न्यूज़ की, उस फेक फिगर की, 35 पंक्चर की 126 दिन तक कवरेज की। 3500 तो शोज अच्छा आराम से। एक तो ये है। फिर मुझे याद आ रहा है कि इन्हीं साहब ने कहा था कि जो शहबाज शरीफ है वो 3 चीनी कंपनियों में उसके फ्रंट मैन है, उसकी वजह से इसने $10 बिलियन कमाए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि आप ये कर रहे हैं, मैं वो करूंगा, दावा करूंगा। उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं आया उस खबर का। ये भी फेक वो दावा हुआ। हाँ। वो कोर्ट ने इन्हें बुलाया। हाँ। ये गए नहीं, बतौर वजीर आजम तक नहीं गए। हाँ। और फिर लॉयर गए, उन्होंने कहा जी नहीं वो तो एक इल्जाम था। फिर जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो चीन ने किया है ना बिहाइंड द सीन, वो एक अलग स्टोरी। तो इसका मतलब है कि ये $10 बिलियन की फेक न्यूज भी मीडिया ने चलाई है ना। कहने वाला मीडिया पे, कहने वाला कह लेगा मुजरिम हम हैं इसलिए कि हमने फेक न्यूज आई। उसके बाद जनाब कमालिया शुगर मिल में 150 से 200 भारतीय माहिरीन पकड़े गए। ये फेक न्यूज़ भी मीडिया ने चलाई। ये मत पूछे कि किसने कहा था, किसके रेफरेंस से चलाई। ये सूरत हाल है। इसके अलावा अब ये है कुलसुम नवाज ड्रामा कर रही हैं। नहीं यार वो छोड़ो ना, वो हल्की बात है। मैं तुम्हें ठोस बातें बता रहा हूँ ना। इलेक्शन कमीशन रिश्वत लेता है इलेक्शन के इंतखाबाती अमल के दौरान। ये पिछले हफ्ते कहा गया है वजीर रेलवे की जानिब से, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं आया। तो मैं ये तसव्वुर कर रहा हूं कि ये कोई फेक इल्जाम होगा। उसके बावजूद हमारे मीडिया ने इस बयान को नशर किया, तो हमारे गले में तो फांसी का बंदा डलना चाहिए यार। वो देखे ना, ये तो बात आपकी सही है। जब हुकूमत के आने पे ही है ना, इमरान खान आएगा 300 अरब जो है ना वो उसमें से IMF के मुंह पे मारेगा। अगले दिन कर्जे अगले ही दिन जो है ना वो मुंह पे मारेगा, मुल्क का कर्जा उठाएगा और आप देखेंगे। ठीक है, वो भी दिस वाज फेक, हमने चलाया। बिल्कुल। उसके बाद हम तो चलाते फेक है यार। उसके बाद 3 महीने, सिर्फ 3 महीने मुझे दे दें और आप देखें मैं $500 अरब जो कि हर साल पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जाता है, उसको मैं मनी लॉन्ड्रिंग की आपने बात की तो मुझे याद 50 लाख घर। सर फैटफ आपको पता है ना कि फैटफ ने हमें क्यों ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया अभी तक? नवाज शरीफ की वजह से। आपके ही स्पेशल एडवाइजर, आई डोंट नो व्हिच वन, क्योंकि अब तो मतलब हर जगह ही घूम रहे होते हैं स्पेशल एडवाइजर, इसके नीचे भी कोई स्पेशल एडवाइजर ही होगा। ने कहा कि जी ये हम तो बिल्कुल निकलने वाले थे आपकी ग्रे लिस्ट से, हम तो वाइट होने वाले थे, हमारे तो सर्फ एक्सेल से धुलने वाले थे हम, क्योंकि दाग अच्छे नहीं होते। लेकिन फिर ये नवाज शरीफ गए वहां पर, उसने मेडिकल रिपोर्ट कहा तो वो डायरेक्ट गई फैटफ के पास, और फैटफ ने कहा कि यार इतने 2 नंबर लोग। मतलब उर्दू में के लिए इसमें एक मुहावरा है, मारू घुटना फूटे आंख, ऐसा ही कुछ इसका मतलब मैं वक्फे में समझा, लोगों के सामने नहीं।
वेलकम बैक। आज सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का जो चौथा खिताब होता है सदर का रिवायती खिताब कंबाइंड सेशन के साथ वो खिताब किया। इसका मतलब है 4 साल गुजर गए, अब रह गए 2 साल, 2 साल रह गए इलेक्शन में। 3 साल हम सुनते रहे घबराना नहीं, हम नहीं घबराए। लेकिन अब जो कहा गया ना कि घबराना नहीं है, अब वो उनकी घबराहट का टाइम इसलिए शुरू है कि ईवीएम पे जो एटीट्यूड है, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, लगाना कर देंगे, या फिर ये जो मीडिया अथॉरिटी के बिल पे जो एक उतावलापन कि जी हर सूरत में, मैं कह रहा हूँ मेरे हक में नहीं है, वो कह रहे हैं तेरे हक में है। जब सरकार फिदवी तरक्की नहीं करना चाह रहा तो उसे तरक्की करने पे क्यों मजबूर किया जा रहा है? इसका मतलब है कि जो घबराना नहीं है, घबराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त हैं वो जोश में आके कहते हैं यार ये फाशिस्ट टेक्निक है, ये फाशिज्म की तरफ मुल्क जा रहा है। ना 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 ना, फाशिज्म की तौहीन ना करें यार। फाशिज्म जो है एक पूरा नज़रिया है, ये पार्ट टाइम वर्कर नहीं होते। फाशिस्ट जो हैं वो फुल टाइम कमिटेड जिंदगी लगाने वाले जो हैं फाशिस्ट होते हैं, और वो आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो प्रोपेगेंडे की साइंस ही कि कैसे प्रोपेगेंडे से आबादी की अक्सरियत को अपना हमनवा बनाना है और पाइट पाइपर की तरह सुनहरे माजी को एक ट्यून में बदल के उनको पीछे लगाना है उस मुस्तकबिल में जो जिसका कोई वजूद नहीं है। फाशिस्ट बड़े मेहनती और ज़हीन लोग होते हैं, तो मुझे ये फाशिज्म नज़र नहीं आ रहा है। फाशिज्म को इज्जत दो। फाशिस्ट होना और बचपन से फाशिस्ट बनने का शौकीन होना ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको खलतमल नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा घबराहट है। घबराहट क्यों है? आपको भी याद होगा, हम सबको याद है जब हम बच्चे थे तो हमें होमवर्क मिलता था, ठीक है, होमवर्क मिलता था गर्मियों की छुट्टियों में कि यार ये करना है, रियाजी में ये करना है, फलाना टारगेट सेट करके टीचर देता था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यार अभी तो 1 महीना है, कोई मसला नहीं, खेल वेल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 15 दिन रह जाते थे, थोड़ी सी घबराहट शुरू होती थी। आखिरी जो हफ्ता होता था ना, उसमें बुखार की सी कैफियत होती थी, यार अब हम जाएंगे, हमने होमवर्क नहीं किया जो टीचर्स ने सारों ने दिया था, और होनी है बिस्ती। मोहलत थी जब तो दिल को था बेकारियों से शगल, अब काम याद आए तो मोहलत नहीं रही। अगले 2 साल में 1 करोड़ नौकरियों का मामला भी है, 50 लाख घरों का मामला भी है। मईशत को इस लेवल पे उठाने का भी टारगेट है कि आम आदमी जो है फूड इन्फ्लेशन से कम उसके अजाब से बाहर निकल आए। तो यार ये होमवर्क 1.5 महीने की छुट्टी तो ज़ाया हो गई, अब रह गए हैं 15 दिन। तो बच्चा क्या करता था? अचानक से नींद में उठ के जो है चीखना शुरू कर दिया, अम्मा को चुटकी नोच ली, दूध का गिलास फेंक दिया। तो ये जो सारे एक्शंस इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं ना, ये उस बच्चे की घबराहट है। यार खुदा के वास्ते ये फाशिज्म नहीं है। अगर इस तरह के फाशिस्ट हिटलर और मुसोलिनी के सामने होते ना, तो वो फाशिज्म को बदनामी से बचाने के लिए पहली फुर्सत में कंसंट्रेशन कैंपों में नहीं, हाँ बिल्कुल। देखो फैशिस्ट और पैराशूटिस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। मजे की बात ये कि जब आप बुलडोज करना चाहते हैं ना किसी भी लॉ को, तो आप स्टेक होल्डर्स से छुपा के रखते हैं चीज़ है। स्टेक होल्डर्स से अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो स्टेक होल्डर्स से मशवरा किया, अब सारे स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं नहीं खुदा की कसम हमें पता ही नहीं है। नहीं, तुमने किया है मशवरा है और तुम्हें बता चुके हैं हम। यार कैसी बातें कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं सर वो प्लीज़ उसका मुसवदा ही दिखा दें। कह रहे नहीं अभी तो कॉन्सेप्ट पेपर है। मत भूले कि एक PFUJ कोई थी जिसका एक कैंप यहाँ लगा सर, वो आज कैंप लगा हुआ था, उसके थोड़ी दूर जहाँ हुकूमत खाना भी पहुंचा रही थी। इक्वल कवरेज करनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बात आपकी। मैंने बल्कि मतीउल्लाह जान से शिकायत भी लगाई कि यार तुम उधर क्यों नहीं गए। ये जो है ना सारा मसला, बॉस फैशिज्म का तो दूर से ही नहीं है, मसला है नशे का। बेशक वो नशा इक़्तिदार का ही हो, लेकिन पता है नशे का मसला क्या होता है? वो उतर जाता है किसी ना किसी दिन। हाँ, और जब नशा उतरता है, सुनने में मुझे ये आया कि बहुत बुरी सर में दर्द होती है, और मेरा ख्याल है कि अब सर में दर्द का ही वक्त आ रहा है। लेकिन टू बी फेयर, और मुझे पता है ये बहुत घिसी पिटी बात है, मुझे पता है ये बहुत घिसी पिटी बात है कि मैं आप इजाज़त दें, ये उसी घर को तबाह कर रहे हैं जिस घर में उन्होंने आके मुस्तकबिल में रहना भी है। और बहुत लोगों को देखा है यार, कोई कम लोगों को देखा है।
कोई आता है समझता है कि मेरी तो 1000, वो आपने फैशिस्ट की बात की ना, 1000 years राइक होगी हमारी, इट नेवर लास्ट्स। घूम फिर कर आपने उधर ही आना है और फिर उसमें आपको सारी वही पुरानी बातें याद हैं। 126 दिन का धरना हम ही लोगों ने तो हम ही लोगों ने किया था। सर 3 महीने में चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, फिर नहीं 3 महीने कम है, 6 महीने दे दें। अच्छा 6 महीने हो गए, अब 1 साल में चीज़ें आपको बिल्कुल बदल, अब आ गई है कि ये को बटन दबा के चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं। बटन की आपने बात की, अब मसला ये कि मुझे नहीं पता कितने वज़राए ख़जाना 3 साल में हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा सूबा है जिस पे अगर आप गवर्न कर लें तो बाकी पाकिस्तान की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो है पंजाब। 3 साल में 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, 7वां आईजी आया है इस वक्त, 7वां। तो चीज़ें काबू में नहीं आ रही यार। और आप जो हैं वो लखनऊ के जैसे बांके थे, वो सर्दियों में भी अपना बांकपन शो करने के लिए एक माशकी को पैसे देते थे कि मेरे मलमल के कुर्ते पे पानी छिड़कता रहे, और मुंह से सी की आवाज़ नहीं निकलती थी, हालांकि अंदर से उनका हाल बुरा हो। ये पता है ऐसा है ना बॉस, देखें कि आपका बेटा है, वो आपका बड़ा मतलब जिगर का टुकड़ा है, यू लव हिम। हाँ, उसकी एक शादी टूटी, आप कहेंगे कि यार लड़की सही नहीं मिली, लेकिन जब 4-7 लड़कियां छोड़ के चली जाएं तो देन मे बी आपके बेटे के साथ ही कोई मसला है, या आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, या नहीं, मतलब देखो 7 times out of 7 तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस भी आ जाता है ना बीच में। अच्छा बटन की आपने बात की, बटन से मुझे याद है ईवीएम। अब मूसा साहब आप ट्विटर पे नहीं होते, हम होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है आप मतलब सुखी हैं। पॉइंट इज के एक डिबेट चल रहा था ईवीएम पे। अब मुबश्शिर एंड आई दोनों, हमारा एक सवाल था कि यार क्या मसला है। हाँ, हमने शो पे भी बात की है यार कि दुनिया में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन इनका एटीट्यूड आप देखिए, जिस तरह से ये बुलडोज करे। आजम स्वाति, ईसीपी को आग लगा दो। ईवीएम कुड बी द वर्ल्ड सेफेस्ट सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन हो सकता है कि दुनिया का सेफेस्ट सिस्टम है, लेकिन जिस तरीके से इसको मुसल्लत करने की कोशिश करें, जिस तरह से बुलडोज करने करें, मुझे अब शक पड़ रहा है। बटन की बात की ना तो मुझे टॉम एंड जेरी याद आ जाते हैं कि टॉम जो है, आपको याद है वो बटन दबाने से जब नहीं कुछ चल रहा होता तो वो उस पर खड़े होकर कूदना शुरू कर देता है और वो इवेंचुअली वो ब्लास्ट हो जाता है। उसको ये नहीं पता था कि बटन में एलफी डाल दी किसी ने यार। हाँ, एनीवे चलिए वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के जो 2 नए सेक्टर आ रहे हैं, F14 और F15, जो कि पहाड़ी के साथ हैं, बहुत पॉश हैं, उसमें जो है 4723 प्लॉट अलॉट किए गए। मेजॉरिटी जो बड़े प्लॉट थे एक कनाल के, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुपीरियर जुडिशरी के जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, वो तकरीबन को 1704 प्लॉट्स थे। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह कर रहे थे, उन प्लॉट्स को सस्पेंड कर दिया है। इनमें वो प्लॉट भी शामिल हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को अलॉट हुआ था। न सिर्फ वो अलॉट हुआ था बल्कि एक कुरानदाजी भी हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को जो है बशमूल चीफ जस्टिस, उनका एक और प्लॉट निकल गया था। अच्छा, मज़े की बात ये कि ऑलरेडी 2 प्लॉट्स जो हैं वो मिलते हैं, और ये इफ्तिखार चौधरी साहब की मेहरबानी है, क्योंकि जब ये अलॉटमेंट हुई तो उन्होंने कहा जी जुडिशरी का भी हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, सो जजेस उसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते, लेकिन बहरहाल उसमें कोटा डाला गया, उसमें सहाफ़ियों का भी कोटा है, उसमें फ़ौज का भी कोटा है, तो थोड़े थोड़े वकीलों का भी कोटा है। और जब से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ये रोका है तो जाहिर है हर तरफ से बात हो रही है कि जनाब ये कैसे हो सकता है, और कुछ लोगों ने तो कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट कैसे रोक सकती है, ये अभी तो मुअत्तल किया है उन्होंने, और अगले महीने उन्होंने बुला लिया है। ये सारा कज़िया जो शुरू हुआ था 2016 में, कोई 30 से 32 हज़ार लोग थे जो कि लाइन में लगे हुए थे जब G13-14 की अलॉटमेंट हो रही थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हर दफ़ा प्लॉट्स जब अनाउंस होते हैं तो नए लोगों को मिलते हैं, तो हम जो पीछे बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। तो उस वक्त जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब थे,
उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल इन लोगों को पहले देखना चाहिए, और वो हुआ था 2016 में। तो उसके 6 महीने बाद आपको याद होगा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उस वक्त फिर बाद में वो बन गए थे रेजिस्टेंस की अलामत। तो उन्होंने उस जजमेंट को के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया था, क्योंकि भाई ने प्लॉट श्लॉट तो लेने थे ना। तो वो जो है उसके बाद से लेकर के अब तक वो स्टे चल रहा था। तो आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे विकेट कर दिया है और ये कहा है कि पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि वो जो लाइन में लगे हुए हैं उनको दिया जाए या ये जो प्लॉट्स अभी दिए गए हैं उनको दिया जाए। अच्छा, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब वैसे तो सीनियर मोस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, लेकिन इसी वजह से लगता है उनके एलिवेशन नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें एक मसला बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलप होने वाला है कि फ़र्ज़ करें कि ये जैसे उन्होंने सस्पेंड किया है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चैलेंज कर देता है कि साहब ये क्या हो रहा है, तो अब मुश्किल ये है कि जो भी बेंच समाअत करेगा वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अरकान का कोई प्लॉट ना हो F15 या F14 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी। तो अब अगर वो समाअत करते हैं तो मुश्किल है, समाअत तो करनी होगी अगर कोई अदालत। अच्छा, इसमें मज़े की बात है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया है। उसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी। तो अगर इस बेंच के सामने आपने लगा दिया तो वो तो सर हाँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आप बात करें तो ये 3 जजेस ये केस सुन सकते हैं। मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई जजेस जो हैं रिफ्यूज़ कर चुके हैं ये प्लॉट्स। तो ये बात नहीं है कि तमाम जजेस ले रहे हैं, देयर आर जजेस जिन्होंने रिफ्यूज भी किया है। रिस्पेक्ट है बिल्कुल। तो अब ये सारी सूरत हाल कहाँ जाकर के अच्छा लीगली इसमें कोई हिच नहीं है, तो बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही काम है। एक इस्तेहकाक है तो उसके तहत वो प्लॉट ले रहे हैं, तो सारा मसला जो है मोरालिटी पे आके मोरालिटी पे फिर अटक रहा है। एक कुरानदाजी के ऊपर भी है कि कुरानदाजी में जो स्लॉट निकला है उसका क्या किया जाए। अब वो कुरानदाजी के ऊपर भी खासी बातें हो रही हैं कि यार मतलब ये कैसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब समेत जो सीनियर जजेस हैं उनका दूसरा प्लॉट भी निकल आया, ये कैसी कुरानदाजी है। लेकिन बहरहाल वो कुरानदाजी थी और वो हो गई, वो किसने देखी, किसने जो अच्छी बात की है जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, वो हम आपको वफ़े के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। और हम बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की जो आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में एक डिविजनल बेंच ने दिया, जिसने सेक्टर F14 और 15 में जो प्लॉट्स दिए गए थे उनकी बैलेटिंग को मुअत्तल कर दिया है। इसमें कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी। अच्छा, सिलसिला ये होता है कि ये जो प्लॉट्स हैं F14 और F15 F सेक्टर्स वैसे ही पोश होते हैं, तो यानी आप समझ लें कि 3 से 5 करोड़ का एक फ़्लैट होता है और आपको देने होते हैं 17 लाख। बहुत खूब यार, मतलब आप तो इस पे बारे में अदालत ने आज ऑब्जर्वेशन भी दी। उन्होंने कहा कि इससे जो कौमी ख़जाने को 200 से 300 अरब रुपए का नुकसान होता है। और उन्होंने कहा क्योंकि ये एक्वायर्ड लैंड जो है इसकी नीलामी नहीं होती और ना ही ये आम पब्लिक को मार्केट रेट्स पे ऑफ़र किया जाता है। तो जब आप इस तरह के प्लॉट्स देते हैं जो कि एक मिनिमल अमाउंट में, ऑल्दो ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं या बाकी लोग ये कहते हैं कि हम क्योंकि सीनियर पोजीशंस पे हैं तो हमारा हक़ है कि हमें कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए, तो वो जो है अदालत ने कहा कि एक तो ले लें, ठीक है। हाँ, लेकिन तीन। मैं आपको ये बताऊंगा कि टोटल देखें, इसमें जो 17 अगस्त को ये बैलेटिंग हुई थी और उसमें कोई 50 सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, इसमें रिटायर्ड भी हैं जिनको, और आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब, मतलब उन्हें दोबारा प्लॉट दिया गया है एक और, जो 2 वो ऑलरेडी ले चुके हैं D12 में, ठीक है। बहुत से लोगों ने D12 में लिए, जो जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस मजहर आलम खान मियाँ खेल, सरदार तारिक महमूद, जस्टिस एजाज एहसन, जस्टिस मकबूल बाकिर को 2-2 प्लॉट और एक कैनाल के इस सेक्टर्स में अलॉट हुए हैं। बाकी जो जजेस की तादाद वो है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, अभी एक
प्लॉट उन्हें अभी मिलेगा और इवेंचुअली ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस होंगे तो शायद वो भी उन्हें हो जाए। जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम हैं, जस्टिस रियाज़ अहमद ख़ान हैं, जस्टिस अब्दुल लतीफ़ ख़ान हैं, जस्टिस मलिक मंजूर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 50 जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, जिसमें कुछ रिटायर्ड हैं कुछ वो हैं। अब अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ज़ाहिर है वो इस केस को अब नेक्स्ट जो डेट दी गई है वो अक्टूबर की दी गई है। आज जो अतर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं मुअत्तल तो कर दिया है, मुअत्तल कर दी। हाँ। तो इसका लीगल फर्टिनिटी में खासा खैर मकदम किया गया। वो जाहिर है क्योंकि लीगल फर्टिनिटी के बारे में वो पहले ही फैसले दे चुके हैं जो उन्होंने कब्जाए हुए थे F8 में, आपको याद होगा। केबिन कब्जाए हुए थे। हाँ, केबिन कब्जाए हुए थे, उसके खिलाफ भी अतर उनकी रेटिंग्स पहले भी बहुत ऊपर थी। हाँ एग्जैक्टली, हर कोई गौर से देख रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब मतलब, तो अब ये सारा अब आप देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सोशल मीडिया पे पहले भी कैंपेन्स चलती रही हैं, अब दोबारा वो शुरू ना हो जाए। मगर ये जो फ्लैट्स का सीन है, अब देखिए कि ये किस करवट बैठता है। इससे पहले भी एक दफ़ा ये बात आई थी, लेकिन फिर अदालत उज़्मा ने अपने पास बुला करके उस केस का फैसला अपने हक में कर लिया। जो भी आजकल हो रहा है ना, काफ़ी खुल के और सबके सामने हो रहा है। हाँ, या ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल। तो ये है, अब 200 से 300 अरब खुद वो कह रहे हैं। आप सोचें, ये तो मुराद, ये तो एक रिकॉर्डिंग का फैसला लग रहा है मुझे, कुछ तो आ जाता ना सर। इतना नुकसान तो एक रिकॉर्डिंग के फैसले ने नहीं किया था यार। वो या शायद किया था। नहीं वो तो अच्छा, भाई नहीं वो ठीक था, ओवर $6 बिलियन था। उसके लिए कोई इफ्तिखार चौधरी साहब के तो कम से कम 3 प्लॉट बेच करके उनसे वो नहीं, उसके लिए आपको पूरा F-16, F-17 और F-18 भी बनाना पड़ेगा। F-24 तक पहुंच जाएंगे फाइटिंग रैप्टर। सही बात है। आप कुछ मैं कह रहा हूँ CDA वाले कह रहे हैं यार आप लोगों को मसला क्या है सहाफ़ियों को, आप ज़रा आके बात करें हमसे। नहीं, आप हमारा मुंह बंद करें ना कॉर्नर प्लॉट से। नहीं, लेकिन तुम सामने कैमरे पे कह दो। हाँ, हमारा मुंह बंद करें कॉर्नर प्लॉट से। किससे कह रहे हो? जो भी सुन ले। देने वाले की भी खैर, ना देने तुम वाले जैसे लोग सहाफत को बदनाम करते हैं। आई एम सॉरी, ये फेक न्यूज़ है। ये बातें जो है कैमरे ये फेक न्यूज़ कैमरे पे करने वाली थोड़ी होती है। सॉरी यार, कभी मैंने वो गुण नहीं सीखे सर। लेकिन जो रिएक्शन आया है इस फैसले का, नॉर्मली आम लोगों ने उसका खैर मकदम किया है, क्योंकि आम खास लोगों ने खास लोग तो अपील में जाएंगे ना सर, तो ज़ाहिर है हम लोग तो करेंगे ना यार, हम कह रहे हैं ना सानू भी प्लॉट चाहिए। जब जाएंगे तो अपील सुनने में बड़ा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, कम से कम ये एक प्रेसिडेंट तो बनेगा कि प्रेसिडेंट बन चुका है। हाँ नहीं, वो तो पहले तो बन चुके हैं ना, कितने हो गए सर। अब जो ये कम से कम अगर चीफ जस्टिस कुछ ना कुछ कर जाएं इस मसले पे। हाँ नहीं, और वो वैसे इस तरह की जो हैं कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जो उन्होंने गराकदर काम किया है। अब हुआ ये है कि हुकूमत ने भी कहा है, एक कमेटी बनाई है उन्होंने असद उमर की सरबराही में, जो सारे प्रोसेस को देखेगी। क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जनाब प्रोसेस तो है पर पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी क्या है, आप पहले पॉलिसी तो बना करके लेके आए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमने ये पॉलिसी बनाई है, अब जो असद उमर की सरबराही, पुराने ज़माने में बादशाह किसी से खुश होकर 9 लाख हार देते थे ना, अब प्लॉट दे देते हैं। हाँ प्लॉट देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी पॉलिसी होनी चाहिए ना यार। हाँ, कि मतलब बादशाह से आप कहेंगे पॉलिसी, और किससे कह सकते हैं। चले खैर है, इसी हंसी पर हम आज का इख्तिताम करते हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।